जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कल जो किसानों का रैला आपने हिसार में देखा, इससे एक बात तो सामने आई है। सदियों से सुनते आ रहे हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। दोस्तों, किसानों ने पूरी तरह एकजुटता का परिचय दिया और प्रशासन को घुटनों पर ले आया। इससे एक बात तो साफ नजर आई कि सरकार के सारे जितने भी अब तक के पतरे हैं, धरे के धरे रह गए। और किसान अब पूरी तरह से ये समझ चुके हैं कि सरकार क्या चाहती है और किस ढंग से आंदोलन को फेल करने पर उतारू है। लेकिन इतनी सूझबूझ और समझदारी से किसान भी पूरी तरह मुस्तैद हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी तरह से सजग और होशियार हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं, इतना आपको जरूर बताऊंगा कि किसान अगर इसी तरह एकजुटता का परिचय देते रहे तो सरकार को मजबूर होकर तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी की गारंटी भी देनी पड़ेगी। तो ये एक किसानों का कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन के कई मायने बनेंगे। एक तो ये 6 महीने का लगातार इतना बड़ा आंदोलन अभी तक कहीं नहीं चला है। कई दोस्त कह देते हैं कि ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा राजस्थान का आंदोलन है। दोस्तों, इस आंदोलन में ये दिल्ली के नजदीक आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली के बॉर्डरों पर होने की वजह से हरियाणा, पंजाब की हाजिरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाजिरी इसमें ज्यादा है और उधर थोड़े राजस्थान का बॉर्डर है, वो थोड़ा कमजोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। कल आपने देख लिया, हरियाणा, पंजाब के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी किसान आए थे, लेकिन उनकी हाजिरी इतनी ही थी। उनको कहा गया है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां आना है। कल हिसार में जरूरत थी तो पहुंचे और थोड़े नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1,500 व्हीकल किसानों के हिसार में पहुंचे हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1200 व्हीकल बताए गए हैं, लेकिन कुछ पहले दिन हिसार में जाके जिन्होंने डेरा लगाया था करीब 300 साधनों में, तो वो मिला के 1,500 से कम साधन नहीं थे और जो बाद में आते भी रहे हैं उनको मिलाकर ये बहुत ज्यादा वाहन थे। और मैं कहता हूं कि कल अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता फिर पूरी हाजिरी का पता लगता। ये किसान भी कहीं कहीं मोर्चे लगाए हुए बैठे थे और प्रशासन को इसकी सूद लग चुकी थी। सीआईडी ने शायद ये रिपोर्ट दे दी होगी कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए प्रशासन ने शासन से बात करके और ये एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और उसमें सफल रहे। किसानों ने भी ज्यादा उग्र रूप धारण नहीं करना था, क्योंकि उनका मकसद एक ही था कि नजायज जो 16 मई को आंदोलनकारियों पर 350 आंदोलनकारियों पर जो मुकदमात बने हैं उनको वापस लिया जाए। यही मुख्य एजेंडा था और प्रशासन ने इस मामले में माफी भी मांगी है और 1 महीने के अंदर अंदर ये 350 आदमियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं ये वापस लेने की बात हुई है। और एक खरब साहब जो उगाड़ के किसान थे, उनकी जो हार्ट अटैक से अचानक मौत हुई है, वो भी एक किसान आंदोलनकारी थे और उनकी ऑन द स्पॉट वहां मौके पर मौत होने की वजह से, क्योंकि वो आंदोलन में हाजिरी थी उनकी, तो उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। इस बात पर भी प्रशासन की सहमति हुई है और डीसी रेट पर उस परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे। ऐसा डीसी, आईजी, एसपी यानी जिला प्रशासन ने ये इसकी यहाँ भरी है। तो अभी तो देखना है कि कितना ये अपने वादों पर खरे उतरते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक ये पूरी बात नहीं मनवा लेंगे किसान पीछे नहीं हटेंगे। और इन्होंने एकता का परिचय दे भी दिया है और अब उम्मीद है कि दिल्ली बॉर्डरों पर अब संख्या बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार पर अभी दबाव नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है
और उत्तर प्रदेश पंजाब में तो वैसे इनके हाथ कुछ ज़्यादा लगने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश पर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे एकजुट होंगे और किसान उनके विरुद्ध जाएंगे चुनाव में। और इसमें खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सभी किसान वहाँ बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, क्योंकि बीजेपी का उन्होंने अड़ियल रुख देख लिया है और उन्होंने अब ये मन बनाया है कि इनको राजनीतिक झटका दिया जाए। और जैसा कि पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात बने हैं, उससे लगता है कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही भाजपा का जुगाड़ कम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल यानी अजीत सिंह का जो किसान नेता बड़े माने गए हैं, उनका टिकैत का और इधर यादव साहब का भी काफ़ी जुगाड़ है। तो अगर मायावती साथ में आएगी तो भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। अगर ये भी साथ नहीं आती है तो त्रिकोणीय मुकाबले में ये जो गठबंधन है ये पूरी तरह से मजबूत रहेगा और किसानों का इनको साथ मिलेगा, क्योंकि किसानों का साथ मिलने से अब की बार समीकरण बदलने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर इस इधर वाली बेल्ट में मेरठ कमिश्नरी एरिया आ जाती है, उधर आगरा साइड, यहाँ का जो वोट बैंक है ये ज़्यादातर इनमें किसान लॉबी अभी होती है और मजबूत किसान है यहाँ का, जो सरकार के भी दबाव में कम रहता है। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे हालात हैं और मध्य में भी दोनों तरह का मिला जुला रुख है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से यहाँ का किसान मजबूत है। यहाँ एक जो फैक्टर काम करता है वो करता है किसान लॉबी के अंदर मुस्लिम क्षेत्र का आना, और मुसलमान अब की बार मुझे लगता है कि मुलायम सिंह के साथ ये शुरू से ही ज़्यादा रहे हैं और अब भी उसके साथ होंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल का और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, तो इसमें अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो मुझे लगता है ये भाजपा को करारी शिकस्त देने की काबिलियत रखते हैं। ये तो देखना है, भी राजनीतिक मामला है, कौन कितना किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये तो राजनीतिक बातें हैं, आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसानों की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। और अब जो किसानों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इतने लंबा आंदोलन चलाया है, मुझे लगता है कि ये बॉर्डरों से उठकर नेता सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेंगे और जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ बीजेपी का ये बाइकाट करेंगे या उनकी मुखालफत करेंगे, तो उससे भाजपा को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचायत चुनाव में देखा आपने, बहुत सी जगह पर वहाँ भाजपा को शिकस्त दी गई है, क्योंकि वहाँ 1/3 भी इनको वोट नहीं मिला। तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी एक चेतावनी है। अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो फिर किसान पूरी तरह लामबंद होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और कुछ अलग चीज़ें हैं। 16 मई की घटना पर जो प्रशासन ने खेद जताया है और माफ़ी मांग ली है, तो इससे किसान संतुष्ट नजर आए और समझौता हो गया है। तो अगले बातें हैं दोस्तों कोरोना की, क्योंकि कोरोना एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए इसको अनछुआ नहीं रख सकते। तो कोरोना का जहाँ तक टोटल केसों की बात है वो तो कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि मृतकों का आंकड़ा बरकरार है और उतनी ही मौतें हो रही है, यानी 4 और 5 हजार के बीच में रोजाना जो मौतें हो रही हैं कोरोना से, ये एक चिंता की बात है। और एक ये फंगस वाला अलग अलग ये रूप दिखा रहा है। पहले ब्लैक फंगस था, फिर का वाइट फंगस आ गया, अब येलो फंगस भी इसमें शामिल है। ये 3 तरह के जो फंगस आए हैं, ये भी एक खतरनाक बीमारी बताई गई है। इससे भी अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी तक इसकी दवाई पूर्ण रूप से यहाँ नहीं है। अगर केस ज़्यादा हुए तो निश्चित तौर पर दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे सरकार की चिंताएं भी बढ़ेंगी। और समय रहते सरकार कोशिश भी शायद कर रही होगी, नहीं कर रही है, तो हमारा यह सुझाव है कि सरकार इस फंगस वाली बीमारी का भी कोई तोड़ निकाले
और इसकी दवाइयों का उपचार करे, क्योंकि इसके अंदर जो है मृतकों का आंकड़ा 50% बताया गया है। तो डॉक्टरों का कहना है कि इसमें आधे लोग मर सकते हैं, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह बीमारी है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा में 41 दिनों के बाद 4000 से कम पेशेंट आए हैं और एक्टिव केस केवल 33,000 बचे हैं। अब एक्टिव केसों का आंकड़ा भी घट रहा है, नए पॉजिटिव केसों की दर घट रही है। शहरों में खासकर कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। हाँ, गाँव में यथावत जारी है, लेकिन गाँव में टेस्ट भी कम हो रहे हैं। तो गाँव में देखना है अब ये कितने दिन और अपना रूप दिखाता है। उसके बाद धीरे धीरे लग रहा है कि ये जो दूसरी लहर है इसका खात्मा होने को है, क्योंकि केस घट रहे हैं। लेकिन मृतकों का जो आंकड़ा बरकरार है, उससे ये फंगस वाली और नई बीमारी बीच में आएगी और इसमें अगर इतने केस ज़्यादा हुए तो इसमें निश्चित तौर पर मृतकों की संख्या बढ़ सकती है दोस्तों। और अब एक और नया केस जो आजकल सुर्खियां बना हुआ है वो है सुशील कुमार पहलवान का। सागर हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये एक जांच का विषय है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इस केस की खास बात यह है कि सागर के पिता जो खुद एक पुलिस में कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, उनको इस बात का शक है कि कहीं जांच प्रभावित न हो जाए, क्योंकि सुशील कुमार का जो पक्ष है ये बहुत बड़ी पार्टी है, पैसे वाले भी हैं। उन्होंने ये इस बात पर वो शक जताया है कि कहीं जांच प्रभावित ना हो जाए और ये खरीद फरोख्त ना कर लें। तो वो कहते हैं किसी और जांच एजेंसी को भी साथ में लगा जाए। ये उन्होंने कहा है कहीं केस को कमजोर ना करवा दे ले दे के, ये उनका मानना है। और सुशील के जो गैंगस्टर से संबंध थे उनके बारे में भी पुलिस से पूरी जांच कर रही है। एक सोनू महाल है जो इस केस में चश्मदीद गवाह है, उसकी सिक्योरिटी में भी 2 सुरक्षा गार्ड लगा दिए गए हैं, क्योंकि उसने भी खतरा बताया था। इसलिए जब तक केस की छानबीन चल रही है और कोर्ट में गवाही नहीं हो जाती, तब तक सोनू महाल को भी इसमें सुरक्षा बदस्तूर जारी रखी जाएगी। तो आगे कोई खास समाचार मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं जितनी भी कोशिश करता हूं आपका संदेश आप तक, औरों तक, सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए आज इतना ही। आगे कुछ नई बातें लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।